हे गाइस, वेलकम टू स्टडी यूट्यूबर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड द स्फीयर में। हम लोग लास्ट वीडियो जो देखे थे वो हमारा था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सॉल्बिलिटी क्या होता है। सॉल्बिलिटी का सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था, और सॉल्बिलिटी का टर्म क्या है उसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा। दूसरी बात यह भी कि सॉल्बिलिटी जो होता है वो कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है, ये सारा का सारा अभी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग सॉल्बिलिटी के बारे में जानते हैं कि सॉल्बिलिटी क्या होता है। वैसे आपको मैंने बताया सॉल्बिलिटी के बारे में, टेंशन नहीं है, फिर से आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दरअसल सॉल्बिलिटी का होता है, मतलब आपको बताना चाहूंगा कि कोई आप जान लो कि सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको दो चीज चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये सॉल्बिलिटी का क्या मतलब होता है मैं बताना चाहूंगा। तो सॉल्बिलिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट आप कितना डिसॉल्व कर रहे हो, ये टर्म जो है वो सॉल्बिलिटी को डिटरमाइन करता है। जैसे मान लो आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, ओके, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, तो यहां पे शुगर आपका सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो शुगर आप कितना डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में, शुगर आप कितना डिसॉल्व कर रहे हो किसी सॉल्वेंट में, ये इस टर्म को जो बताता है वो सॉल्बिलिटी बताता है। तो सॉल्बिलिटी का क्या डेफिनेशन होगा हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ substances that can dissolve in a solvent at a given temperature or pressure, given temperature and pressure। समझ रहे हो बात मैं क्या कर रहा हूं, मतलब एक पार्टिकुलर कोई गिवन टेम्परेचर होगा, उस पे हमारा सॉल्यूट सब्सटेंस कितना डिसॉल्व हो रहा है कि सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, ओके, इसको हम कहते हैं क्या, सॉल्बिलिटी कहते हैं। अब हमें जानना है कि सॉल्बिलिटी किन बातों पर डिपेंड करता है। आप बेहतर एग्जांपल, सबसे बेहतर एग्जांपल जानते हो, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये आप जानते हो। लेकिन अब जरा बताइए मुझे, क्या सॉल्बिलिटी का कोई टर्म होगा ना, क्या सारा सॉल्यूट किसी सॉल्बिलिटी मिल जाएगा, कभी नहीं। तो सॉल्बिलिटी भी जो होता है उसके लिए क्राइटेरिया है, उसके लिए कंडीशन है कि हमारा सॉल्यूट कैसा होगा, हमारा सॉल्वेंट कैसा होगा, और भी कुछ बातें हैं, आइए उसको देखते हैं। तो सॉल्बिलिटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, यहां लिखता हूं, सॉल्बिलिटी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, मतलब किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, अभी हम उसे देखेंगे। फॉलोइंग फैक्टर, अब ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है आप देख सकते हो। फर्स्ट नंबर तो होगा अमाउंट नहीं कहो, नेचर ऑफ सॉल्यूट कहो तो बेहतर हो, अमाउंट तो अलग चीज हो जाएगा यहां पे। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, अब पता जानना है, समझना है क्या नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। अब हम सॉल्यूट जो डिसॉल्व कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट में, वो हमारा सॉल्यूट कैसा है, हम शुगर ले रहे हैं कि स्टोन ले रहे हैं कि केरोसिन ले रहे हैं कि क्या ले रहे हैं, वो तो आपको समझ में आएगा ना कि हम कौन सा सॉल्यूट ले रहे हैं और कौन से सॉल्वेंट में उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो सेकेंड आपका क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये तो दो टर्म हुआ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है, इस सबको भी हम समझेंगे बारीकी से। थर्ड है टेम्परेचर पे भी आपका वो डिपेंड करता है, एंड फोर्थ लास्ट आपका होगा प्रेशर, और प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे कैसे डिपेंड करता है। आपने देखा है
सॉल्यूट में बहुत सा टर्म हो सकता है, आपका शुगर भी होगा, सॉल्ट भी होगा, पोटेशियम नाइट्रेट भी होगा, फिर उसके बाद लेड नाइट्रेट भी होगा, मतलब कि नेप्थलीन भी होगा। ये सारा का सारा क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्वेंट की बात करूं मैं तो सॉल्वेंट आपका वाटर भी हो जाएगा। फिर इसके बाद वाटर के अलावा आपका जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी सॉल्वेंट, लाइक बेंजीन, मैंने कभी बताया भी था आपको, कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल, एसीटोन, ये सारा का सारा क्या है आपका, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब जरा हमें ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर क्या मतलब है, क्या हम कैसे इसको समझेंगे कि इस पर डिपेंड करता है। तो आप जरा सोच सकते हैं, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। मान लो सॉल्ट ले रहा हूं और शुगर मान लो, सॉल्ट या शुगर प्लस वाटर, नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या चाह रहा हूं, सुन लो, सॉल्ट या शुगर, सॉल्ट प्लस वाटर कह दो या शुगर प्लस वाटर कह दो। तो आप सोच सकते हो ये आपका क्या है, ये तो सॉल्यूट है, ये भी क्या है, अगर इसको मिला होगा तो ये भी सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या है, ये तो सॉल्वेंट है, आप खुद ही अच्छे से जान रहे हो। ओके, समझ रहे हो ना बात, अभी मैं हर बात समझा रहा हूं, टेंशन ना लेना। चलिए इसके बाद अगर हम ले लेते हैं मान लो नेप्थलीन, नेप्थलीन प्लस मान लो बेंजीन। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब गौर घुमाना, मैंने लिखा सॉल्ट प्लस वाटर, यहां लिखा क्या, नेप्थलीन प्लस बेंजीन। ये नेप्थलीन जो आपका हो गया ये सॉल्यूट, और ये आपका हुआ सॉल्वेंट, समझ रहे हो, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब जरा तो आपने देखा यहां पे नेप्थलीन हमारा सॉल्यूट है और बेंजीन सॉल्वेंट है। गौर घुमाना, यहां मैं लिख रहा हूं क्या मैं सॉल्ट को बेंजीन के साथ मिला सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं। अब क्यों नहीं, अभी मैं बताऊंगा। क्या शुगर को बेंजीन के साथ मिला सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं हुआ, अभी बताऊंगा। नेप्थलीन जो आप देख पा रहे हो, नेप्थलीन को क्या हम वाटर के साथ डिसॉल्व कर सकते हैं, नहीं। तो अब जरा पता हमें यह चला कि आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कि यहां पर देख रहे हो मैं इसकी बात सॉल्यूट कर रहा हूं और वाटर की बात सॉल्वेंट कह रहा हूं। तो अब क्या सोचिए, ये सॉल्ट जो है ये जब भी मिलेगा तो वाटर में मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये सॉल्ट हमारा इसमें बेंजीन में क्यों नहीं मिलना चाहिए। सॉल्ट सॉल्यूट है बेशक, बेंजीन आपका सॉल्वेंट है बेशक, वाटर यहां पे बेंजीन, वाटर हमारा सॉल्वेंट है बेशक, तो सॉल्यूट जब भी मिलेगा तो सॉल्वेंट मिलेगा, तो क्यों नहीं हमारा मिलना चाहिए सॉल्ट हमारा इसके साथ बेंजीन के साथ। हमारा यहाँ पे नेप्थलीन यहाँ पे बेंजीन के साथ मिल रहा है, नेप्थलीन हमारा वाटर के साथ क्यों नहीं मिल पाया, क्यों नहीं डिसॉल्व होगा। तो यही तो हमें समझना है कि सॉल्युबिलिटी का कुछ क्राइटेरिया होता है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक टर्म है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक का क्या मतलब है, जरा इसको हम लोग समझना है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक क्या मतलब, तो लाइक डिसॉल्व्स का मतलब है क्या कि एक जैसा वाला ही हमेशा आपस में मिलेगा। तो आप याद करो, मैं यहां पर सॉल्ट की बात कर रहा हूं, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, बचपन से पढ़ते आ रहे हो और आपने ये भी देखा होगा कि ये सोडियम है और सोडियम पे कौन चार्ज होता है, प्लस होता है ना, क्योंकि मेटल है, कैटायन, और क्लोरीन है, इस पे कौन चार्ज होगा, माइनस होगा। और हमेशा याद रखना कि जो भी कंपाउंड कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है, कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है, उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। बच्चों ने पढ़े थे कभी आयोनिक कंपाउंड, या उसी आयोनिक कंपाउंड को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे जानते हो, ये तो आयनिक कंपाउंड है, इसी आयनिक कंपाउंड को दूसरे वर्ड में बोलेंगे पोलर, क्या बोलेंगे, पोलर कंपाउंड। अब ये आयनिक कंपाउंड, और इसको हम डिसॉल्व किस में कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, H2O में। तो H2O का मतलब होता है OHH। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, डेल प्लस इसको बोलते हैं, इसको डेल बोलते हैं, डेल, और ये पार्शियल नेगेटिव होता है। मतलब सिंपल सी बात आप समझ लो ना कि ये H2O है, तो H2O का मतलब होता है H प्लस और OH माइनस, इतना समझ लो।
अब जरा सोचिए, ये हमारा पोलर कंपाउंड है और ये भी तो आपका प्लस और माइनस है, और प्लस और माइनस क्या होता है? पोलर कंपाउंड। हाँ, ये बात सही है कि इसमें आपका कंप्लीट पोलर है, ये आपका पार्शियल पोलर है। पार्शियल मतलब है कि थोड़ा सी कंसंट्रेशन में कम है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी पोलर, ये भी पोलर, इसमें भी प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर लाइक जो होगा लाइक के साथ मिलेगा। हमेशा कॉमन सॉल्ट जो होता है वाटर के साथ मिलेगा, क्योंकि इसमें भी प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस, तो ये इसके साथ क्या होगा? डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या कॉमन सॉल्ट हमारा बेंजीन के साथ डिसॉल्व होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉमन सॉल्ट पोलर कंपाउंड है, जबकि हमारा बेंजीन नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर क्यों कहे? नॉन पोलर इसलिए कहे क्योंकि उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव नहीं आता है, मतलब कैटायन और एनायन नहीं आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पे कि आपका कॉमन सॉल्ट कभी भी बेंजीन के साथ नहीं मिल सकता। मतलब क्या समझे आपने कि सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर पर डिपेंड करेगा। सब सॉल्यूट सब सॉल्वेंट में नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसा। पोलर पोलर के साथ मिलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ मिलेगा। क्लियर, समझ में आ रही बात? चलिए अब हम नेफ्थलीन की बात कर देते हैं। ये नेफ्थलीन प्लस बेंजीन, यहां पे नेफ्थलीन हमारा क्या है? सॉल्यूट है, और बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट है। आप नेफ्थलीन बॉल सुने होइएगा, नहीं सुने? नेफ्थलीन बॉल जो होता है, दरअसल हम लोग बाथरूम वगैरह देखे होइएगा, बाथरूम में नेफ्थलीन का गोली डाला जाता है, व्हाइट कलर का होता है, देखे होइएगा, छोटा छोटा व्हाइट कलर का होता है। वहां पर इसलिए डाला जाता है कि वहां का फ्रेग्रेंस जो होना चाहिए, स्मेल जो है उसको कम कर दे, नहीं तो क्या होगा? इससे बीमारी फैल जाए। और भी बहुत ज्यादा नेफ्थलीन का यूज करते हैं। कभी देखा होगा कि कपड़ों ठंडी खत्म हुआ ना, ठंडी में जैकेट वगैरह स्वेटर वगैरह जो होता है उसको कहीं रख देते हैं, और उसमें साथ में नेफ्थलीन का गोली भी रख देते हैं, नेफ्थलीन बॉल भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें जर्म्स कीड़ा वगैरह नहीं लगता, और कपड़ा का जो होता है स्मेल वो भी खराब नहीं होता, मतलब थोड़ा ठीक ठाक रहता है। तो वो नेफ्थलीन होता है। बेंजीन क्या है? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जिस तरीके से वाटर सॉल्वेंट होता है वैसे ही बेंजीन भी सॉल्वेंट है। तो नेफ्थलीन हमेशा मिलेगा किसमें? बेंजीन में मिलेगा। क्योंकि नेफ्थलीन क्या है? नेफ्थलीन मैं बताना चाहूंगा, नेफ्थलीन आपका नेफ्थलीन ऑर्गेनिक है। नेफ्थलीन क्या है? मतलब नॉन पोलर है। नेफ्थलीन नॉन पोलर है और बेंजीन के साथ मिलेगा हमेशा। बेंजीन की क्या है? ये भी आपका नॉन पोलर है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जब भी कोई चीज, एक चीज दूसरी चीज में मिलेगा तो वो अपने कैसा, अपने मतलब कि सेम टर्म में मिलेगा। तो यहां पे मैंने बताया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे डिपेंड किया, समझ लो बात ना। चलिए अब है टेम्परेचर और प्रेशर, इसकी मैं बात करूं तो सॉल्युबिलिटी जो होता है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करने का क्या मतलब है? आप हमेशा याद रखना, आप कभी देखे होइएगा नाइट में जब आप एक गिलास दूध लेते हो तो मम्मी क्या करती है कि उस ग्लास में दूध डालती है, डालने के बाद क्या होता है कि थोड़ा चीनी भी डाल देती है, ठीक है, उसके बाद आप पी लेते हो। लेकिन चीनी डालने के बाद क्या होता है, इसको स्टिर करना होता है, हिलाना पड़ता है, ताकि क्या हो कि शुगर पार्टिकल जो है वो मिल्क के पार्टिकल्स में घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, है ना? ऐसा करते हैं ना। लेकिन कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि 4-5 ग्रुप है, उसको भी दूध देना है, ठीक है ना, मिल्क देना है एक एक ग्लास सबको। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर पे कंटेनर डालते हैं, दूध को गर्म करते हैं और एट अ टाइम हम उसमें शुगर पार्टिकल्स को भी डाल देते हैं, शुगर को भी डाल देते हैं। पता हमें यह चलता है कि आपने इस बात से नोटिस किया होगा कि जैसे ही गैस सिलेंडर जो है उसको हम ऑन करते हैं, पता यह चलता है कि वो जल्दी शुगर पार्टिकल्स उस मिल्क के पार्टिकल्स में जल्दी मिल जाता है। नहीं समझ रहे बात? जितना वहां गर्म कर रहे हो उतना ही आप ग्लास में ऐसे डालो बिना गर्म किए हुए, तो आप नोटिस करोगे क्या, ये ग्लास में जो ऐसे से डाले हो बिना गर्म किए हुए, तो इसका सॉल्युबिलिटी वो सिलेंडर पे जो रखा हुआ है दूध, उसकी सॉल्युबिलिटी के कंपैरिजन में इसका कम है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर दे रहे हैं, और टेम्परेचर जब देंगे ना तो पता यह चलेगा कि दूध के पार्टिकल्स के बीच तो स्पेस ज्यादा होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और काइनेटिक एनर्जी जब गेन करेगा तो क्या होगा कि वो भागना चाहेगा, और भागेगा तो उसका शुगर का पार्टिकल जो है उसके अंदर आ जाएगा और बिल्कुल अच्छे से वो क्या डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा।
मतलब यार कि वहां पे जैसे ही एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, देन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इंक्रीजेस फास्ट। समझे बात? मतलब क्या है कि solubility of a solute in a solvent is directly proportional to temperature. When we increase the temperature of a solute in a solvent, then the solubility of solute in a solvent increases. Because when we heat that solution, then that solvent gain kinetic energy, and the particles of a particles of a milk molecule gain kinetic energy, due to which that dissolve the solute like sugar particles in it. बात समझ में आई? लेकिन यहां पे क्या समझे बात कि टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर बात ना? चलिए अब मैं ये तो टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है सॉलिबिलिटी, याद रखिएगा। फिर प्रेशर की बात कर रहा हूं। आप प्रेशर मतलब सुन लो कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन जरूरी नहीं कि सॉलिड लिक्विड का ही सॉलिबिलिटी हम लोग देखते हैं, जरूरी नहीं है, गैस लिक्विड का भी हो सकता है। सॉलिड मैं क्या बोल रहा हूं, सॉलिड लिक्विड का कर रहा हूं, यहाँ पे गैस लिक्विड का भी हो सकता है। अब मैं बताना चाहूंगा क्या कि किसी भी सॉलिबिलिटी गैस का लिक्विड में वो किस पर डिपेंड करता है। तो जरा बताना चाहूंगा कि याद रखना हमेशा कि जैसे आप टेम्परेचर रेज करोगे, इंक्रीज करोगे, पता यह चलेगा कि गैस की सॉलिबिलिटी उस लिक्विड में घट जाता है। मतलब क्या हुआ? द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, देन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीजेस। समझ पा रहे हो ना? तो टेम्परेचर पे वहां पे जैसे सुन लो, कोल्ड ड्रिंक्स देखो ना, सोडा वाटर, तो सोडा वाटर में क्या क्या उसे मिक्स रहता है? छोटू CO2 मिक्स रहता है ना? तो CO2 जानते हो टेम्परेचर से उसको मिक्स नहीं किया जाता, वो प्रेशर से मिक्स किया जाता है। तो प्रेशर से देने के बाद क्या होता है कि CO2 का सॉलिबिलिटी उस लिक्विड में बढ़ जाता है, बिल्कुल अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर से अगर CO2 को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, मतलब उसकी सॉलिबिलिटी नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है, आप मैं सेंटेंस बोला हूं उसको कॉपी में जरूर लिख देना। क्या लिखोगे? क्या कि द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड in a liquid is directly proportional to temperature. When we increase the temperature, then the solubility of solid in a solvent increases. Okay? प्रेशर की बात, the solubility of a gas in a liquid is inversely proportional to temperature. That is directly proportional to pressure. समझ पा रहे हो ना? तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी कर दो, और यहां पे क्या कर दो, यहां भी कर दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ये गैस का है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब सॉलिबिलिटी जो होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सॉलिबिलिटी इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा गैस का लिक्विड में। सेंटेंस बोला हूं उसको आप लिख लेना, ठीक है। तो उम्मीद है बातें क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो यहां पे मैंने इसको इरेज कर दिया और सेंटेंस को मैं लिख देता हूं, ठीक है। हैज देखिए, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड in a liquid is directly proportional to temperature. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद है, अब बता चुका प्रेशर की बात मैंने जैसा कहा, तो यहां पे क्या हुआ, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट that is directly proportional to what,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि सोडा वाटर मैंने बोला तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उम्मीद है बातें क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन, तो पढ़े थे उसमें। अब देखेंगे क्या कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको इरेज करना होगा। तो फाइनली बोर्ड रफ्यू हो चुका है, बोर्ड बिल्कुल क्लीन है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है उसको देखना है। इतना तो बात आप समझ रहे हो कि सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जानना है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब है। तो आप तो कोई भी सॉल्यूशन जो बनाओगे वो सॉल्यूट पर डिपेंड करता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो, तो उसके कंसंट्रेशन को, उसके स्ट्रेंथ को जो डिटरमाइन करता है उसको हम कहते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे इसको क्या बोलेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ, मतलब कि इसका मतलब सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन का मतलब है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, मतलब किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे हो, ये दरअसल हमको डिटरमाइन करता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसको थोड़ा सा इसको और इलोबरेट करना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द, बात वही है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in unity of a solution, unity of a solution is called concentration of solution, is called concentration। concentration को शॉर्ट में CONC ऊपर N लिखते हैं, concentration of solution। बात आप समझे कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए अब जरा सोचना है, बताना चाह रहा हूं व्हाट माइंड। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, 10% ऑफ व्हाट माना, 10% ऑफ सॉल्यूशन, 10% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक बात बोल रहा हूं, 10% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास, क्या मतलब, इसका क्या मतलब है 10% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। तो मैं बताना चाहूंगा 10% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास का मतलब हुआ कि 10 ग्राम ऑफ कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो हम डिसॉल्व कर रहे हैं 90 ग्राम ऑफ वाटर में। वो आपका सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है। 10% ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो 10% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास का मतलब है क्या कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। समझ पा रहे हो ना, ये 10% ऑफ सॉल्यूशन का मतलब। अब जानना है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है हम लोग कैसे कैसे फाइंड करते हैं। समझ पा रहे हो ना कंसंट्रेशन का मतलब हुआ। एक ऐसे एग्जांपल आप देकर सोच सकते हो, समझ सकते हो। मान लो कि शर्मा जी और वर्मा जी दो अच्छे दोस्त हैं और वो पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, शर्मा जी का भी उस बिजनेस में कुछ शेयर है, वर्मा जी का भी उस बिजनेस में शेयर है। तो आप मुझे बताओ शर्मा जी क्या कहते हैं कि शर्मा जी कहते हैं कि मेरे उस पूरे बिजनेस का, मतलब हम दोनों शर्मा और वर्मा जी दोनों जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो शर्मा जी का उस पूरे बिजनेस में कितना परसेंट शेयर है, या वर्मा जी का उस पूरे बिजनेस में कितना परसेंट शेयर है, यही तो आपको बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। लेकिन यहां पे सॉल्यूट कितना मिला रहे हैं सॉल्यूशन में, ये किसका कराएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वहां पर शर्मा जी उस बिजनेस में कितना मिला है, क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस या स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। यहां पर क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। पूरे में हम कितना परसेंट है, हमको कितना परसेंट शेयर है, वो हमारा स्ट्रेंथ हुआ। तो यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है बहुत तरीके से मालूम करते हैं। जैसे व्हाट माना, फर्स्ट नंबर जो है आपका वो है, मान लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, कंसंट्रेशन को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, CONC ऊपर N। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास, इसको हम लोग ब्रैकेट में W/W भी कर सकते हैं। अब क्या मतलब है, गॉट माना,
ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यह हुआ W/W, मतलब वेट बाय वेट, कितना वेट मिला रहा है, कितना ग्राम में मिला रहा है। ओके, गौर माना। मान लो आप कि अगर 10 ग्राम ऑफ शुगर, गौर माना मैं क्या कर रहा हूं, इफ 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड in 120 ग्राम ऑफ वाटर, देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास का मतलब हुआ क्या कि कितना ग्राम सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व कर रहे हो, और डिसॉल्व करने के बाद उस सॉल्यूशन का कितना सॉल्युबिलिटी, कितना स्ट्रेंथ हुआ, उसको जो डिटरमाइन करेगा ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ mass of solute dissolved in mass of solvent, मतलब कितना ग्राम सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्वेंट में हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट डिटरमाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। सिंपल है, वेट बाय वेट। अब इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय W/W, दैट इक्वल क्या हो जाएगा, मैं बताना चाहूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ पा रहे हो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ पा रहे हो ना। देखिए इस पे एक क्वेश्चन है, अगर मान लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कि मान लो कि 10 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ वाटर, तो आपको पता लगाना है क्या कि इसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। सिंपल है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मालूम कर रहा है, मतलब मैंने क्या लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मास ऑफ सॉल्यूशन जो देख पा रहे हो, इसका मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब जो सोचिए, यहां पे 10 ग्राम जो दे रहा है शुगर, ये हमारा यहां पे क्या है, 10 ग्राम शुगर जो देख पा रहे हो ये हमारा सॉल्यूट है, और 120 ग्राम ऑफ वाटर जो है हमारा यहां पे क्या है, सॉल्वेंट है। तो अब यहां पे लिखे क्या, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन में हमारा जो लिख रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 120 ग्राम। लेकिन हमें तो नीचे में क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे हम यहां पे ले देता हूं, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगा, निकालेंगे, मास ऑफ, अगर सॉल्यूशन निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 140 ग्राम। समझ पा रहे हो, मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे को क्या आ गया, 140 ग्राम। मेरे को कुछ पता क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, यानी वो मास ऑफ सॉल्यूट है, कितना शुगर हम इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, आप देख लो 20 ग्राम। तो 20 बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारा आ गया, देखिए 140 इंटू 140 और इंटू क्या होगा 100। तो 10 से 10 कैंसिल, 2 7 14, क्या आया 100/7, इतना आपका ये परसेंट हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। समझ पा रहे हो बात, नहीं क्लियर है ना। चलिए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या इस बात को जरूर याद रखिए कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, वही बताना चाह रहा हूं। सपोज अगर मैं बात करूं ऐसा कि 50 ग्राम, गॉट में क्या कर रहा हूं, इफ 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट किसी सॉल्वेंट में मिलाने के बाद अब हमारा सॉल्यूशन बनता है 150 ग्राम, तो बताओ कंसंट्रेशन क्या है उसका, ये सॉल्ट का क्या कंसंट्रेशन है। समझ पाए मैं क्या कर रहा हूं, नहीं एक और बोल रहा हूं, गौर बना मैं सेंटेंस क्या बोल रहा हूं, इफ 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन
50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 150 ग्राम, देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन। मैं कह रहा हूं कि 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट को हम मिलाते हैं और मिलाने के बाद हमें एक सॉल्यूशन मिलता है 150 ग्राम 150 ग्राम। तो पता लगाना है कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉलिड हमारा क्या है 50 ग्राम, और बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहां पे हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन होगा 150 ग्राम, 50 प्लस 150 नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे सेंटेंस क्या बोला है कि 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट को हम मिलाते हैं और फाइनली मेरे को एक सॉल्यूशन बनता है 150 ग्राम। कितना बना 150 ग्राम। तो मेरे को मालूम करना है क्या कि कितना परसेंट है। तो 50 बाई 150 इंटू 100। हाँ, यही अगर मैं कहता ऐसा कि 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट 150 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और तब हमें सॉल्यूशन मिलता है, तो फिर हम वहां पे करते 50 बाई 50 प्लस 150 इंटू 100, मतलब 50 बाई 200 इंटू 100। समझ पा रहे हो? तब हम वैसा करते हैं। तो ये हम लोगों ने जो फाइंड किया, दरअसल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइन करेगा मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना ग्राम सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में या किसी सॉल्यूशन में आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो। इज इट क्लियर? चलिए, तो बोर्ड को मेरे क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद एक और इसी में हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन। मैंने अभी कहा ना, क्योंकि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत तरीके से आपको मालूम कर सकते हैं। ये तो मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास W बाय W। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, दैट इज V बाय V। V बाय V मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बात वही है, सेम चीज है, बस लिखने का तरीका बता देता हूं। तो जब तक बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं, तो फाइनली आप देख सकते हो बोर्ड क्लीन है। और सेकंड जो आपका है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। अभी हम लोग देखे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास, अब देख पा रहे हैं क्या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब, सिंपल सी बात है। ये मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved in volume of solvent in volume of solvent in 100 ml या 100 पार्ट्स कर सकते हो। मतलब 100 पार्ट्स में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। ओके ना? चलिए, इसका अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, गौर फरमाना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि 100 में हम लोग देखते हैं तभी तो परसेंटेज आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ये भी कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहां वॉल्यूम की बात हो रही है इसलिए वॉल्यूम रखेंगे। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, बहुत इजी है, आप समझ रहे हो, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूं क्या कि 20 cm ऑफ CM क्यूब, 20 cm क्यूब ऑफ एल्कोहल डिसॉल्व्ड इन मान लो 80 cm क्यूब ऑफ वाटर, तो हमें मालूम करना है कंसंट्रेशन, फाइंड कंसंट्रेशन। समझ पा सकते हो, क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन है। ये CM क्यूब का मतलब आप जानते हो, CM क्यूब मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कह रहा हूं क्या, 20 cm क्यूब ऑफ अल्कोहल डिसॉल्व इन 80 cm क्यूब ऑफ वाटर, देन फाइंड इट्स कंसंट्रेशन। तो आपको बताना चाहूंगा क्या कि आप देख सकते हो यहां पे 20 cm क्यूब जो देख रहे हो, ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका क्या है, सॉल्यूट है, और 80 cm क्यूब जो देख पा रहे हो, ये आपका सॉल्वेंट है।
आप कहोगे, कुछ बच्चे कहोगे कि सर कैसे पहचान गए कि सॉल्यूट ही है, तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूट कम में होता है, लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्यूट कहा, इसको सॉल्वेंट कहा। अब इस पे आप तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है 20 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 20 प्लस 80 कितना होगा 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या आया 20%। और ये 20% मेरे को क्या आया, आप समझ सकते हो क्या आया, ये 20% हमें कंसंट्रेशन आया। फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये 20% अगर मान लो आपका दे रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका ये मतलब होता है कि 20 ग्राम ऑफ कोई सॉल्यूट है या 20 cm³ कोई सॉल्यूट है दैट डिसॉल्व इन 80 ग्राम सॉल्वेंट या 80 cm³ ऑफ सॉल्वेंट। समझ पा रहे हो? ठीक है, एक और बात देख लो, मैं अगर बात करूं 10% ऑफ सॉल्यूशन का मतलब, तो 10% ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ या तो 10 ग्राम या 10 cm³ ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम या cm³ ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल सी बात, समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं क्या करने वाला हूं कि आपको 4-5 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दूंगा, आप उसका आंसर सॉल्यूशन देकर कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करना और बताना कि सर एक क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। ओके ना? तो इसको बोर्ड को रद्द करते हैं और मैं आपको अभी क्वेश्चन दूंगा। तो फाइनली आपके सॉल्यूशन का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने जो पढ़ा, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशन आपको देना है। दो पर तो बेस्ट ही है बस, एक मास बाय मास यानी W/W और एक दूसरा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी V/V। इस दो टर्म पे आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। अगर आप समझ गए हो तो आप इजीली आसानी से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हो। मैं थोड़ा साइड जाता हूं, आप कोशिश करना वीडियो को पॉज करके उसके हर क्वेश्चन का आंसर करना और आंसर करने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करना कि सर मेरे को इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आया। तो मैं थोड़ा साइड जाता हूं, आप देख सकते हो। तो फाइनली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा थोड़ा सा वहां पे, ठीक है ना, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि हमारा क्वेश्चन ये है। अब इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके ना? तो हर बातें समझ में आए तो दोस्तों के बीच वीडियो को जरूर शेयर करिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।